हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 27 दिसंबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्विकली रिवीजन करेंगे कल का, जिससे आप भूलो ना। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि गोल्डन बॉय रॉयल टाइगर अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है अपॉन एंट्री और द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटर रॉक्स ने। ये कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जीता हुआ है। और अभी स्पेन में नया ट्रांसजेंडर नियम या कहें कानून पारित हुआ है, जिसके तहत 16 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति अपना जो जेंडर है वो चेंज कर सकता है। आईएमएफ ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान घटा करके 6.8% कर दिया है। अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए इसने 6.1% बताया हुआ है। नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं पुष्प कुमार दहल, जिन्हें प्रचंड के रूप में भी जाना जाता है। और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में जो की है, इसको NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त किया गया है, प्रदान किया गया है, और ये ऐसा पाने वाला एकमात्र विश्वविद्यालय बना हुआ है। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था कि स्कॉर्पियन कैटेगरी की 5वीं जो पनडुब्बी है INS वगीर, ये शामिल की जानी है, बिल्कुल रेडी है। अब इंडियन नेवी में अगले महीने शामिल कर ली जाएगी। और केंद्र सरकार ने 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए भारत बायोटेक की जो नेजल कोविड वैक्सीन आई हुई है, इसको बूस्टर डोज के रूप में उपयोग करने को मंजूरी दे दी है। और श्रीलंका और रूस, ये दोनों अब इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए इंडियन रुपीस का यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर सुशासन दिवस मनाया जाता है, और ये मनाया गया भी। सत्वनी राबुका, ये फिजी के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, जिनको कल हम लोगों ने पढ़ा था डिटेल में। आज हम लोगों ने वन लाइनर के रूप में रिवाइज किया है। चलिए आज बात करते हैं अब आज के करंट अफेयर की। तो पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर कौन सा दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस साल में, जब शुरुआत में साल ये हुआ था 9 जनवरी को 2022 में, ठीक है, तब उन्होंने घोषणा की थी कि 26 दिसंबर जब आएगा ना, 26 दिसंबर 2022, तो प्रत्येक वर्ष तब से मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। कब? 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर को क्यों? क्योंकि 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जी, जो कि सिख समुदाय के 10वें गुरु थे, उनके साहिबजादों की दोस्तों पुण्यतिथि होती है। तो उनकी याद में उनके साहिबजादों की जो कि थे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी, इनकी शहादत का ये प्रतीक होता है। तो उनकी याद में ये दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह जी, जो कि 10वें सिख गुरु थे, तो इनके प्रकाश पर्व को ये दिवस डेडिकेट किया गया था, वीर बाल दिवस, ठीक है। तो 26 दिसंबर को याद रखिएगा। इसकी घोषणा 9 जनवरी 2022 को ही हो गई थी, और अभी ये पहली बार मनाया गया है। क्लियर? अच्छा, अब इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 300 बाल कीर्तनियों द्वारा किए गए कीर्तन में भाग लिया दिल्ली में, जहां 3000 से ज्यादा बच्चों ने मार्च पास्ट भी किया। हरी झंडी दिखा करके मार्च पास्ट इन्होंने रवाना भी किया। ये सब चीजें हुई। फिलहाल आपको वीर बाल दिवस याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और जब इन्होंने अनाउंस किया था ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, तब से ये कम से कम 2 से 3 एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्लियर? तो आप याद रखेंगे। अब ये दिसंबर मंथ का इंपॉर्टेंट डे है, जिनको मैं आपको आज रिवीजन नहीं करवाऊंगा, क्योंकि इसका जल्द ही मैंने करवाया हुआ था। तो 1-2 दिन के गैपिंग पर रिवीजन करवाने से होता यह है कि एक तो वीडियो में टाइम लॉस नहीं होता है, और दूसरा आप लोग तब तक रीडिंग लगाए रहते हो अपने आप से। अगला है, फोर्ब्स द्वारा जारी वार्षिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की सूची में पीवी सिंधु किस स्थान पर है? तो दोस्तों, फोर्ब्स ने हर बार की तरह इस बार भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट की, महिला खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की है, और इसमें टॉप पर नाओमी ओसाका इस बार भी हैं। लेकिन यहां पर पीवी सिंधु के बारे में पूछा गया, यानी कि भारत की ये टॉप पर जो खिलाड़ी हैं सबसे ज्यादा कमाई करने वाले, ये ओवरऑल किस स्थान पर है? ये हैं ओवरऑल 12वें स्थान पर। तो ये फोर्ब्स द्वारा रैंकिंग जारी की जाती है। यहां पर आप देख पाओगे, आर्टिकल है हिंदुस्तान टाइम्स का, 12th हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट बन गई है पीवी सिंधु, ये दुनिया की। पिछली बार की बात करें तो पिछली बार ये 7वें स्थान पर थी, यानी कि इस बार से बेटर पोजीशन थी इनकी, पीवी सिंधु की। पुरसेला वेंकटा सिंधु इनका पूरा नाम है। तो चलिए देख लेते हैं टॉप पर कौन है। टॉप 3 में अगर आप देखोगे, नाओमी ओसाका जापान की हैं, और सेरेना विलियम्स ये सेकंड पर हैं। सेरेना विलियम्स, आप अगर ध्यान दो, ये रिटायरमेंट ले चुकी हैं। एलिना गु, ये चीन की स्कीइंग की खिलाड़ी हैं, और ये तीसरे स्थान पर हैं हाईएस्ट पेड महिला एथलीट की, विमेन एथलीट की लिस्ट में। फोर्ब्स द्वारा ये जारी किया जाता है।
पीवी सिंधु जो है ये हैदराबाद की हैं। पीवी सिंधु के बारे में थोड़ा सा अगर मैं आपको रिवाइज कराना चाहूं तो अभी कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, इसमें इन्होंने जीता गोल्ड मेडल। और ओलंपिक हुआ था टोक्यो वाला, इससे पहले अगर जाएं तो उसमें इन्होंने इस बार तो जीता ब्रॉन्ज मेडल, लेकिन इससे पहले जो रियो ओलंपिक हुआ था 2016 वाला, उसमें इन्होंने जीता था सिल्वर मेडल। इसी के साथ 2 मेडल जीतने वाली, ये 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली इकलौती भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। ध्यान रखना है, इकलौती भारतीय खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि सुशील कुमार भी ये कारनामा कर चुके हैं। सुशील कुमार भी 2 मेडल जीत चुके हैं। तो ब्रॉन्ज और सिल्वर 2 मेडल ये भी जीत चुके हैं, लेकिन ये पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं ओलंपिक में। क्लियर है बिल्कुल। बाकी 2019 में ये वर्ल्ड चैंपियन भी बनी थी बैडमिंटन की। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण किया? लो जी, अब राइट टू रिपेयर कानून आ गया इंडिया में भी। बहुत अच्छा कानून है। इस कानून को पहले आप समझ लो आसान भाषा में, उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो, राइट टू रिपेयर यह है कि जैसे मान लो आप कोई भी कंपनी का कोई प्रोडक्ट लेते हो, तो फिर अगर वो प्रोडक्ट खराब हो जाता है ना, तो उस कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि उस प्रोडक्ट को बनवाने का भी व्यवस्था करके रखे। क्योंकि कस्टमर को राइट ये मिला है कि वो रिपेयर करा सकता है। ठीक है, पहले क्या होता था कि आपको छोटा मोटा सामान बेच दिया जाता था, उसके बाद जब आप का वो प्रोडक्ट खराब होता था तो एक ही ऑप्शन बचता था, भैया उसका सर्विस सेंटर है ही नहीं, आपको दोबारा से लेना पड़ेगा नया प्रोडक्ट। लेकिन अब राइट टू रिपेयर कानून इंडिया में भी आ गया है। तो इसको किसने लॉन्च किया है? इसको पीयूष गोयल जी ने लॉन्च किया है, जो कि इससे संबंधित मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख पाओगे इसे लॉन्च किया गया राइट टू रिपेयर। मैंने शुरुआत में एक लाइन बोली कि अब ये इंडिया में भी आ गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कहीं ना कहीं किसी एक देश में सबसे पहले लागू हुआ होगा। तो सबसे पहले लागू करने वाला देश कौन सा था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, याद रखना। अच्छा, इससे मिलता जुलता ही एक और कानून मैंने आपसे डिस्कस किया था। मैंने आपसे कहा था कि पहला यूरोपियन देश बना है ब्रिटेन। ठीक है, कौन सा नियम लागू करने वाला? वन चार्जर पॉलिसी, वन चार्जर पॉलिसी लागू करने वाला। ये क्या है जी? वन चार्जर पॉलिसी मतलब कि आपके पास चाहे वॉच हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे टैबलेट हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अगर आप यूज कर रहे हो, तो आपको अलग अलग उसके लिए अलग अलग चार्जर कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही टाइप का चार्जर, वो भी टाइप सी चार्जर, जो आजकल आप देख रहे हो बहुत ज्यादा प्रचलन में है। तो टाइप सी चार्जर सभी में लग जाएगा। ठीक है, इवन आप देखो एप्पल के आईपैड वगैरह जो आते हैं उसमें अब टाइप सी से ही चार्ज होता है वो भी। तो हर प्रकार के लिए एक ही आपको चार्जर कैरी करना पड़ेगा। इससे इलेक्ट्रॉनिक कचरा ज्यादा नहीं इकट्ठा होगा। अभी के टाइम पर आप देखो, आपको घड़ी अपनी चार्ज करनी होती है, जो स्मार्ट वॉच होती है उसके लिए आपको अलग चार्जर रखना पड़ता है, ब्लूटूथ आपका उसके लिए अलग रखते हो, मोबाइल के लिए अलग रखते हो। लेकिन वन चार्जर पॉलिसी के तहत एक ही टाइप का लगेगा। इंडिया में भी इस पर बातचीत चल रही है, इंडिया में भी जल्दी ही लॉन्च किया जाएगा। तो पहला यूरोपीय देश वन चार्जर पॉलिसी लॉन्च करने वाला, और पहला अमेरिका बना है देश ये राइट टू रिपेयर कानून लागू करने वाला। और भारत ने भी अब इसके रिगार्डिंग पोर्टल लॉन्च कर दिया है, जिससे राइट टू रिपेयर का अधिकार हम लोग को भी मिल जाएगा इंडिया में भी। क्लियर बिल्कुल। बाकी चीजें ये लिखी गई है, इत्मीनान से पढ़ना, अपना पीडीएफ शाम को दी जाती है। अगला, हाल ही में फीफा ने आधिकारिक तौर पर 2022 विश्व रैंकिंग की घोषणा की है। इसमें टॉप पर कौन सा है? तो फीफा ने अपनी ऑफिशियल वर्ल्ड रैंकिंग जारी की है। फीफा बोले तो फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, वही वाला जिसका भी वर्ल्ड कप हुआ है। तो उसने जो विश्व रैंकिंग जारी की है, इसमें टॉप पर है ब्राजील। यहां पर मैं आपको टॉप 5 का रैंक दिखा ही देता हूं। ठीक है, यहां पर देखो आप, ये फीफा की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। ब्राजील टॉप पर है, टोटल पॉइंट्स इसके हैं 1840। ठीक है, और अर्जेंटीना आ गया है सेकंड पर। अर्जेंटीना जो है ये विनर है। ठीक है, इस बार का फीफा वर्ल्ड कप का विनर है। और फ्रांस जो है ये रनर अप है। ठीक है, फ्रांस को हरा करके अर्जेंटीना ने इस बार का फीफा वर्ल्ड कप जीता हुआ है। बेल्जियम देखिए चौथे पर पहुंच गया, क्योंकि ये 2 देश नए घुस आए हैं। ठीक है, वैसे बेल्जियम टॉप पर हुआ करता था, ब्राजील सेकंड पे हुआ करता था, लेकिन इस वर्ल्ड कप के बाद चीजें बदल गई। इंग्लैंड 5वें पर है। इंडिया देखो, इंडिया 106 पोजीशन पर है, और इंडिया की रैंक जो है ये पूछी जाती है, तो इसलिए ये हो जाता है इंपॉर्टेंट। इंडिया को 1192 टोटल पॉइंट मिले हुए हैं। क्लियर बिल्कुल। तो इंडिया की रैंक कौन सी है भैया? 106। यही चीजें यहां पर भी लिखी गई है। फीफा के बारे में अगर बात करें तो 1904 में स्थापना हुई थी, और पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर? पेरिस में। लेकिन हेडक्वार्टर कहां पर है?
ज्यूरिख में, पेरिस पड़ता है फ्रांस में, ज्यूरिख पड़ता है स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। ये तो ठीक ठाक रही बात। चलो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि फीफा वर्ल्ड कप इस बार जीता गया है, तो कुछ उससे रिलेटेड पॉइंट तो बने होंगे। बिल्कुल, गोल्डन बॉल अवार्ड मिलता है, गोल्डन बॉल अवार्ड मिलता है। ये किसे मिला है? गोल्डन बॉल अवार्ड मिला है इस बार लियोनल मेसी को, लियोनल मेसी को मिला है। और एक मिलता है गोल्डन बूट अवार्ड, गोल्डन बूट अवार्ड मिलता है। ये किसे मिला है? ये मिला है केलियन एम्बापे को। एम्बापे आपको पता होगा कि इन्होंने, ये फ्रांस के हैं और इन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था और समझो वन मैन आर्मी बने हुए थे फ्रांस की तरफ से। तो केलियन एम्बापे का नाम याद रखना गोल्डन बूट के लिए। ये दो अवार्ड इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी किसने जीता आप जान ही गए हो। अर्जेंटीना तीसरी बार इस बार जीता हुआ है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लोसर महोत्सव मनाया गया? लोसर महोत्सव बहुत ही प्रचलित महोत्सव है। ये तिब्बतियों का नववर्ष है। जैसे हम लोग का नववर्ष, अभी हैप्पी न्यू ईयर आने वाला है, ऐसे तिब्बतीय समुदाय के जो लोग होते हैं उनका लोसर महोत्सव शुरू हो चुका है। ये 9 दिनों का महोत्सव होता है और लद्दाख में मोस्टली सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे लद्दाख यहाँ पर ऑप्शन में है, इसलिए हम लोग लद्दाख लगा दिए। तिब्बतीय समुदाय के लोग तो बहुत जगह पे रहते हैं, ठीक है ना। आप वो हिमालयी प्रदेशों में देखोगे कई जगह आपको मिलेंगे, इवन अरुणाचल प्रदेश में भी मिलेंगे, ठीक है। लेकिन मुख्यतः कहाँ पर मनाया जाता है ये इंपॉर्टेंट होता है। तो लोसर फेस्टिवल जो है मेनली लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है और यहाँ पर शुरू हो चुका है, ठीक है। लद्दाखी नव वर्ष इसे कहते हैं, लद्दाखी न्यू ईयर। तो 24 दिसंबर शुरू हुआ है, 9 दिनों तक चलेगा। ये बौद्ध समुदाय या कहें तिब्बतीय समुदाय द्वारा सर्दियों में मनाया जाता है, ठीक। अगर समुदाय पूछा भी जाए कौन कौन से, तो आप बताएंगे योलमो, शेरपा, तमांग, गुरुंग, भूटिया। ये सब कम्युनिटीज जो है इसे सेलिब्रेट करती हैं। कम्युनिटीज भी पूछा जाता है, आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं अपने पुस्तक की तरफ। पुस्तक में खोलिएगा चैप्टर नंबर 12, महोत्सव और मेले। ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ये जो बुक आई हुई है, इसमें आप चैप्टर नंबर 12 खोलेंगे तो आपको यहाँ पर देखो खास बात ये यही है कि राज्यवार दिया गया है, कौन से महोत्सव कहाँ कहाँ पर मनाए जाते हैं। राज्यवार, राज्यवार बोले तो एक राज्य का रिलेटेड जो भी महोत्सव है ना, सब एक जगह पर, तो इससे आसानी हो जाती है सब याद करने में, ठीक है। तो देखो चलो, लद्दाख यहाँ पर है, लद्दाख के बारे में जान लेते हैं। एक तो लोसर महोत्सव जो तिब्बतीय नववर्ष होता है, देखो सबसे पहले लिखा गया है। लद्दाख के अन्य महोत्सव यहाँ लिखे गए हैं, हेमिस, फयांग तसोब महोत्सव, ये सब वगैरह। इसके अलावा स्पीतु गस्टर महोत्सव भी मनाया गया, जो कि रंगीन मुखौटा नृत्य होता है और मुखौटे को चम्स कहते हैं। मतलब रिलेटेड जो स्टैटिक पॉइंट है जो भी बन सकते हैं ना, वो सब चीजें मैंने लिखी हुई हैं और ये सब एक एक शब्द मैंने लिखा हुआ है। तो इसलिए समझ लो बहुत ही परफेक्ट रूप से मैंने डिजाइन किया हुआ है इस किताब को। पेपर में कोई भले मात कर सकता है, लेकिन कंटेंट में कोई भी मात नहीं कर सकता है। और अगला एडिशन जब लॉन्च होगा ना, तो दोस्त पेपर भी हाई क्वालिटी का रहेगा और मजा आ जाएगी इस बुक को। तो अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो देर किस बात की, इसको जाओ परचेज करो। और जो लोग ले लिए हैं, आज महोत्सव और मेले जो चैप्टर है जाकर के रीडिंग लगा लेना। डेली करंट अफेयर फॉलो किया करो, डेली मैं आपको टारगेट दूंगा, आपको डेली उसको पढ़ लेना जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे बिहू महोत्सव है, बिहू महोत्सव 3 बार मनाया जाता है और 3 टाइप का होता है, रोंगाली बिहू, कटी बिहू, माघ बिहू। ये आप ढूंढ डालोगे किसी भी किताब में नहीं मिलेगी, ठीक है। चलो आगे, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 10वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? ये अभी नई दिल्ली में शुरू हुआ है। देखो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल है, ये नॉर्थ ईस्ट को ध्यान में रखते हुए इसका 10वां संस्करण अभी आयोजित किया गया है। बेसिकली एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। एमएसएमई बोले तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा ये आयोजित किया गया है। जो उसके मंत्री हैं नारायण राणे जी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये है कि जो नॉर्थ ईस्ट के जो रीजन है, उनकी जो जीवन शैली है, जो उनका कल्चर है, जो उनकी परंपरा है, उनका जो टूरिज्म है, उसको बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। तो इसीलिए दिल्ली में आकर के आयोजित किया जा रहा है, जिसे दिल्ली और उसके आसपास के लोगों को बताया जा सके कि आप जाओ नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म जो है एक बहुत बड़ा माध्यम है वहां का रेवेन्यू जनरेट करने का, ठीक है। तो इसलिए यहां पर आयोजित किया जा रहा है। तो ये 4 दिवसीय महोत्सव आयोजित किया जा रहा है एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा, जिससे एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा दिया जा सके। वहां का जो कृषि बागवानी है, जो प्रोडक्शन है, हथकरघा है, जो वहां का खाद्य उत्पाद है, हस्तशिल्प है, इस सब में बढ़ोतरी देखने को मिले। क्लियर? आगे, हाल ही में कौन सा राज्य अपने जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला भारतीय राज्य बना? ये बन गया है अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में घोषणा करी है कि ये जो है ये सेट हुए हैं, कम अप विद द फर्स्ट जेल। द स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइड द नेम इज करेक्शनल सेंटर। इसका नाम जो है करेक्शनल सेंटर रखने की घोषणा की है यहाँ के गवर्नमेंट ने। तो मानवीकृत करने वाला, जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला जो राज्य बना है वो बना है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बारे में अगर बात करें तो ये 7 सिस्टर स्टेट में सबसे बड़ा है। अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। इसे पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा के नाम से जाना जाता था। उसके बाद यूनियन टेरिटरी बनाया गया, उसके बाद इसे राज्य का दर्जा दिया गया। अच्छा, एक चीज और, यही अरुणाचल प्रदेश में ही अभी हुआ था एक तवांग सेक्टर में हुआ था, डिस्प्यूट हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, वो भी अभी हम लोग देखेंगे। मुख्य जनजातियां यहाँ पर आदि, निसी, सिंगफो, गालो, तागिन, अपतानी, ये सब वगैरह हैं। चलिए ज्यादा देर नहीं करवाऊंगा आपको, अरुणाचल प्रदेश दिखाता हूँ। यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश, ये जो है ना सबसे देखो बड़ा राज्य है 7 सिस्टर में। 7 सिस्टर किसे कहते हैं आप ऐसे ही कर लीजिएगा, इन राज्यों को 7 सिस्टर करते हैं, गिनेंगे आप तो 7 होते हैं। ठीक है, मेघालय, मणिपुर, ठीक है, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है। यही अरुणाचल प्रदेश में, यही भूटान के पास ये जो एरिया पड़ता है ये है तवांग, और यहीं पर डिस्प्यूट हुआ था। फिलहाल ईटानगर इसकी कैपिटल है और यहाँ के जो सीएम है वो है पेमा खांडू जी, बीजेपी पार्टी से। गवर्नर है बीडी मिश्रा। झीलों में बात करें तो संगेस्तर झील है, नामदफा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान है, पक्के टाइगर रिजर्व, ये पूछा जाता है, पक्के टाइगर रिजर्व। ठीक है, नवाचार महोत्सव मनाया जाता है, बुइया छालो लोक नृत्य यहाँ का है, बोमडिला, यांगयाप, दिफू, ये 3 दर्रे हैं, 3 प्रमुख दर्रे हैं, ये एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इसके अलावा जिलों की संख्या 25 है, विधानसभा में 60 सीटें, लोकसभा में 2, राज्यसभा में 1 सीट यहाँ से जाती है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य यही है। राजकीय पशु है मिथुन, राजकीय पक्षी है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल और राजकीय पुष्प है रेटुसा। एक लाइक तो बनता है जी, लाइक कर दो जल्दी से फटाक से, और शेयर भी कर दिया करो। देखो मैं शेयर करने को नहीं कहता हूं तो देखता हूं कोई शेयर ही नहीं करता है। मतलब आप क्या चाहते हो कि बाकी चैनल्स की तरह हम भी चिल्लाएं शेयर कर दो, तभी करोगे क्या? आप लोग का ही चैनल है, आप लोग डेली देखते हो तो यार शेयर किया करो, इससे थोड़ा सा हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा आपको और अच्छा कंटेंट ला करके देने की, तो शेयर जरूर कर दिया करो। चलो आज आप लोग शेयर करके आज रिस्पॉन्स दिखा दो कि आज सबसे ज्यादा व्यू होना चाहिए पिछले जो भी वीडियोज आए हुए हैं उनमें। चलो आगे देखते हैं। हाल ही में 2022 के टॉप एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर 9 का खिताब किसने जीता? अंडर 9 जानते हो, ये 9 जो होता है या इधर जो भी चीजें होता है वो वर्ष को डिनोट करता है। अंडर 9 मतलब 9 वर्ष की कम उम्र वाला जो चैंपियनशिप है बैडमिंटन का, उसमें विजेता हुए हैं। कौन हुए हैं? गेटो सोरा। कहां पर? यहां पर आप देख पाओगे गेटो सोरा, इतना छोटा बच्चा है। ठीक है, 9 वर्ष की कम उम्र में ये टाइटल जीता, मलेशिया में वो भी जा करके। गेटो सोरा, ठीक है, विंस जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप टाइटल इन मलेशिया। ओके, अच्छा एक चीज और, यहाँ पर आयोजित कहाँ ही किया गया? मलेशिया में, कुआलालंपुर में। ठीक है, और इसने जेरिल तेह को हरा करके चैंपियनशिप जीती हुई है। ये इनका दोस्तों इस साल का दूसरा अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन खिताब है। इससे पहले अभी हुआ था थाईलैंड में एक BTY योनेक्स सिंघा चैंपियनशिप, उसको भी इन्होंने जीत लिया। ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। देखो पूर्वोत्तर राज्य में कुछ हो या ना हो, लेकिन स्पोर्ट पर्सन जबरदस्त अच्छे आते हैं, बढ़िया आते हैं, और कहीं ना कहीं इंडिया का नाम रोशन करते रहते हैं। ठीक है, फिलहाल गेटो सोरा का नाम आप याद रखेंगे। अगला आने वाला स्टार है। अगला यहाँ पर किताब है, किताब अमेजन पर अवेलेबल है, इसको आप ले सकते हैं। ज्यादा मैं आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि सब लोग जान ही चुके हैं उसके बारे में। अगला, मुख्यमंत्री ने एक उन्नत इनर लाइन परमिट सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया है मणिपुर ने। इससे पहले आगे बढ़ूं, आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा ये इनर लाइन परमिट है क्या, और इसको लेकर के हमेशा विवाद क्यों होता रहता है, मतलब बार बार इसको लेकर के सरकारें वहां की सख्त क्यों हुआ करती है, खास करके मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश वगैरह की। देखो इनर लाइन परमिट क्या है एक्चुअली में ना, आजकल जब लोग देख रहे हैं कि भैया वहां पर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकार भी, केंद्र सरकार भी पूर्वोत्तर को फोकस कर रही है, वहां के कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है, पर्यटन, सबसे बड़ी बात वहां पॉल्यूशन नहीं है उतना ज्यादा, अच्छा माहौल है, और उतना अभी भीड़ भाड़ नहीं है, तो बहुत सारे लोग जाते तो वहां पर घूमने हैं, लेकिन देखते हैं जब अच्छी खासी सब कुछ चीजें, तो वहीं पर बस जाते हैं और रहने लगते हैं। अब जब वहीं पर रहने लगते हैं तो यहाँ पे जो अमीर होंगे वही जाके वहां रहेंगे, ठीक है, वही तो जाएंगे वहां पे। तो जब जाके वहां पर रहने लगते हैं तो वहां का जो आबादी है ना,
उनको होने लगती है दिक्कत। क्योंकि भाई जो पर्सन अगला आदमी आया है, एक तो उसके पास पैसा है, वो आया और वो हमारे यहाँ पर हमारे जगहों को यूज कर रहा है, उसके बाद हमसे ज्यादा धन है उसका, तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा ग्रोथ पा जा रहा है और हर चीज में वो आगे आ जा रहा है। तो वहां के जो लोग हैं उनको होने लगती है दिक्कत, स्थानीय लोगों को। तो इसके लिए सरकार ने शुरू किया है इनर लाइन परमिट सेवा। अब मुख्यमंत्री मणिपुर के जो हैं उन्होंने एक पोर्टल इसके लिए लॉन्च कर दिया है। अगर किसी को लगता है कोई ऐसा है तो उसको शिकायत करे, तो वो इससे परमिट जा करके ले सरकार से, ठीक है। तो सरकार ऐसा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर सभी लोगों के लिए केंद्र सरकार ने वहां पर इनर लाइन परमिट वगैरह चीजों के लिए प्रोत्साहित कर रही है। तो फिलहाल मणिपुर के मुख्यमंत्री ने ये पोर्टल अभी लॉन्च कर दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो मणिपुर देखते हैं कहां पर है। मणिपुर आप देखोगे तो इंडिया के मैप में यहां पर है मणिपुर। इंफाल इसकी कैपिटल है। एम बीरेन्द्र सिंह जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम है। गवर्नर है ला गणेशन। अच्छा, यहाँ की झीलों की अगर बात करें तो लोकटक झील है। लोकटक झील के ऊपर है कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क। अब चूंकि झील के ऊपर बना हुआ है तो कभी कभी ये खिसक जाता है, ठीक है ना, मतलब शिफ्ट हो जाता है। तो इसलिए इसे कहते हैं दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क, ठीक है। लोसी झील, इसके अलावा सिरोही राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर है। तुजू दर्रा यहाँ पर है, याद रखेंगे आप। मणिपुरी नृत्य याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर जिलों की संख्या की बात करें तो 16 है। विधानसभा में सीटें 60 हैं। लोकसभा में 2 सीटें और राज्यसभा में 1 सीट मणिपुर से जाती है। सिरोही कुमुदनी राजकीय पुष्प है। संगाई हिरन यहाँ का राजकीय पशु है। और मणिपुर से रिलेटेड मैंने आपको बहुत सारे महोत्सव भी बताए हुए हैं। चलो आप कमेंट करके मुझे बता दो कौन कौन से महोत्सव आपको याद है। अगला, आरबीआई के संशोधित बैंक लाकर का नियम कब से लागू किया जाएगा? तो ये लागू किया जाएगा 1 जनवरी 2023 से। ये संशोधित लॉकर नियम क्या है? देखो, आपको अगर पता होगा कि जो जैसे कि थोड़ा बड़ा अमीर है, जो जिनके पास ये है कि पैसा नहीं, वो लॉकर में अपना पूरा गहना ही रखेंगे, तो उनके लिए हर एक बैंक में ना, जो बड़ी बड़ी बैंक होती है उसमें लॉकर रखा जाता है। लॉकर सिस्टम लागू किया गया है। अब वो लॉकर में क्या रखे हैं, कितना रखे हैं, उस पर कोई निगरानी नहीं कर सकता है। चाबी भी उसी बंदे के पास होती है, ठीक है। एक तो सिस्टम ये होता है कि चलो जितना धन है उसको हम बैंक में जमा कर दिए, तो बैंक उसकी निगरानी करता रहता है, मतलब बैंक को पता रहता है कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, क्या है। लेकिन एक लॉकर होता है जिसमें आप जाकर के कुछ ऐसी जो आपकी समझ लो कि अच्छी चीजें, जो बहुमूल्य आपके लिए है चीजें, वो रख सकते हो। तो वो बैंक लॉकर नियम जो है ना, वो रिवाइज किया है अभी आरबीआई ने। नई गाइडलाइन इसके लिए जारी की है और इसके तहत नया एग्रीमेंट होगा। सीसीटीवी कैमरा भी लगाए जाएंगे वहां पर, ठीक है। क्या रख रहे हो, कैसे रख रहे हो, ठीक है। तो ये सभी चीजें लागू करने के लिए 1 जनवरी 2023 से आरबीआई नया नियम ला रहा है, जिसको सभी बैंकों को फॉलो करना होगा और सभी ग्राहकों को कहा जाएगा कि आप नए एग्रीमेंट पे जाकर साइन कर लो, जिसमें आरबीआई ने अपनी नई नई छोटी छोटी मगर मोटी बातें लिख रखी होंगी, जिससे आरबीआई आगे आने वाले समय में परेशानी में ना आए, ठीक है, और कोई घोटाला ना हो पाए। तो फिलहाल आरबीआई के बारे में तो आप जानते ही हो मोटा मोटा। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। आगे चलकर 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। मुंबई में हेडक्वार्टर है। शक्तिकांत दास जी 25वें नंबर के इसके गवर्नर हैं। पहले गवर्नर थे ओसवार्न स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर हुए सीडी देशमुख। आरबीआई केंद्रीय बैंक है। मुद्रा छापने का अधिकार इसी के पास है। आने वाले समय में आप ई रूपी भी देखेंगे, जो कि डिजिटल करेंसी होगी, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो फिलहाल ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। चलिए देख लेते हैं आंसर लास्ट डे के क्वेश्चन का, जो मैंने आपसे कल पूछा था। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम क्या रखी गई थी? फॉर डिजिटल फाइनेंस। और वियतनाम की राजधानी है हनोई, ठीक है। इसके अलावा आज आपको क्या बताना है? आज आपको यह बताना है पुष्प कुमार दहल जो है, ये कितने वर्षों के लिए नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हुए हैं। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी जी को निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो आप कमेंट करके दोनों बताएंगे। इसकी क्विज और पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दी जाती है। आप में से बहुत सारे लोग तो इसका फायदा उठाते हो, लेकिन बहुत लोग को पता ही नहीं चल पाता है, क्योंकि वो क्वेश्चन ऑफ द डे आने से पहले पहले ही छोड़ के जा चुके होते हैं, ठीक है। लेकिन लास्ट तक अगर वीडियो देखो तो आपको पता चले, क्योंकि हर वीडियो में बताता हूं आपको डेली जाकर के एमजेटी ऐप से इसकी क्विज और पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्राप्त करनी है। इसका कोई चार्ज आपको नहीं देना है। रात को सोने से पहले एक बार अगर आप क्विज सॉल्व कर लोगे ना, तो कह रहे हैं कसम से पक्का हो जाएगा, क्योंकि अगले दिन तो वन लाइनर आपको रिवाइज कराया ही जाता है। तो आप करंट अफेयर कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो इसका आप फायदा उठाओ। फ्री की चीजें का फायदा उठाना चाहिए। भंडारे में आप जाते हो ना खाना खाने, तो इसका भी आप फायदा उठाया करो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले दिन की वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।